दोस्तों नमस्कार। वर्चुअल क्लास परियोजना की विज्ञान कक्षाओं में मैं आपका पुनः एक बार स्वागत कर रही हूँ। इससे पूर्व आप 2 कक्षाओं में धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में, साथ ही आप धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में आपने जाना था कि धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, धातुएं ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक होती हैं और साथ ही साथ धातुएं विद्युत की भी चालक होती हैं। कई धातुएं अति चालक भी होती हैं। इसके साथ ही आपने जाना था कि धातुएं रासायनिक क्रिया करके कई तरह के यौगिकों का निर्माण करती हैं। धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। ये धातुएं जो हमारे आसपास इतनी अधिक मात्रा में बिखरी हुई हैं, हमारे दैनिक जीवन में इन धातुओं का बहुत अधिक महत्व देखा गया है। आप जानते हैं कि हम अपने घरों में भी धातुओं की बनी कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। सोने के गहने पहनते हैं, चांदी के बर्तनों का उपयोग करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं धातुओं के उपयोग के ऊपर और इसमें चर्चा लेने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती संगीता अग्रवाल। संगीता अग्रवाल आपसे धातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगी। श्रीमती संगीता अग्रवाल। नमस्कार साथियों एवं बच्चों, जैसा कि विनिया जी ने आपको बताया, आज हम धातुओं के हमारे दैनिक जीवन में होने वाले उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम एक एक करके धातुओं के उपयोग देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं एक अत्यंत आकर्षक और चमकीली धातु की, जिसने मनुष्य को शुरू से ही बहुत लुभाया है, बहुत आकर्षित किया है। ख़ास तौर पे महिलाएं उसके जेवर पहनना बहुत पसंद करती हैं। आप देख रहे हैं, देखिए ये एक सोने का कंगन आप देख रहे हैं, चमकीला पीले रंग की चमक है इसमें। जिस तरह कंगन बना है वैसे ही अन्य जेवर भी सोने के बनाए जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सोने का उपयोग हम जेवर बनाने में करते हैं। इसके अलावा सोना और भी कई उपयोगी वस्तुएं बनाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोना एक अत्यंत उत्कृष्ट धातु है और उत्कृष्ट धातु है इसका अर्थ कि यह वायु, पानी और धूप से क्रिया नहीं करती। इन चीज़ों से क्रिया नहीं करने का अर्थ है कि हम इसे कोई भी कीमती उपकरण बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक करके आइए हम देखते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर सोने के उपयोग आपको दिखाई दे रहे हैं। सोने के उपयोग जेवर, मूर्तियां एवं सिक्के बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और माइक्रोचिप्स आदि के निर्माण में। इस प्रकार हमने देखा कि सोने के उपयोग हम जेवर बनाने के साथ साथ सिक्के बनाने में, मूर्तियां बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में और माइक्रोचिप्स में भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सोने के ही समान एक और चमकीली धातु जो चांदी है। आप देखिए ये बर्तन चांदी का दिखाई दे रहा है। देखिए कितनी चमक है इसमें, सफ़ेद रंग की चमकीली धातु। जी हाँ, यह प्याला चांदी का है। चांदी में बहुत ही विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। ये और भी चांदी के बर्तन आप देख रहे हैं। ये चांदी का ग्लास, ये चांदी का चम्मच। संगीता जी, आप बता रही हैं कि चांदी और सोना दोनों ही धातुएं बहुत ही उपयोगी धातु हैं। जी हाँ, मैंने सुना है कि इन दोनों धातुओं को उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है और चांदी के भी जेवर बनाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल चांदी के जेवर बनाए जाते हैं। आप देखिए ये चांदी के जेवर, आप देखिए ये चांदी का कंगन है और इसी के साथ आपको ये चांदी की पायल भी दिखाई दे रही है। देखिए कितनी चमक है इसमें। चूँकि सोना और चांदी शुरू से ही मनुष्य के बहुत प्रिय रहे हैं, इसलिए हम चांदी के जेवर भी बना सकते हैं। इसके अलावा चांदी के और भी उपयोग हैं। ये देखिए, ये चांदी के ही प्याले में एक मिठाई का पीस रखा है, मिठाई का टुकड़ा रखा है। इस पर आपको ऊपर भी चांदी दिखाई दे रही है। इसके ऊपर आपको चांदी का वर्क दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि चांदी के बहुत पतले वर्क या बहुत पतली पन्नी की संरचना बनाई जा सकती है। तो ये चांदी के वर्क आपको दिखाई दे रहे हैं। चांदी के हमारे पास और भी अन्य उपयोग हैं। आइए हम चांदी के उपयोग देखें। स्क्रीन पर देखिए आप चांदी के उपयोग।
कि कौन कौन से उपयोग हम चांदी के कर सकते हैं। देखिए, चांदी का उपयोग मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में, और साथ ही ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह आपको एक दर्पण दिखाई दे रहा है। इस दर्पण की सतह बहुत चमकीली है और इस दर्पण की सतह चमकीली होने का कारण है कि इस पर चांदी की परत चढ़ाई गई है। इस प्रकार आपने देखा कि चांदी के बर्तन, जेवर एवं चांदी के दर्पण पर हम परत चढ़ाने के काम में चांदी को लाते हैं। इसके अलावा अन्य उपयोग भी है चांदी के, जो आप स्क्रीन पर देखेंगे। चांदी के उपयोग देखिए, बर्तन, जेवर, मूर्तियां और सिक्के बनाने में। औषधि में भी चांदी का उपयोग होता है। औषधि में किस प्रकार, प्राचीन काल में हमारे आयुर्वेद में औषधि के रूप में चांदी की भस्म उपयोग में लाई जाती थी। और साथ ही चांदी का एक बहुत विशिष्ट गुण है, चांदी सुचालक है, इसलिए विद्युत संबंधी उपकरणों में भी चांदी का उपयोग किया जाता है। चांदी का एक और उपयोग है पानी को शुद्ध करना। एक बहुत ही रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगी चांदी के बारे में। चांदी, जब सिकंदर महान भारत आया तो उसके सैनिक बीमार हो गए, क्योंकि वो टिन के प्याले में पानी पीते थे, लेकिन अधिकारियों को यह रोग नहीं हुआ। इसका कारण 2000 वर्ष बाद पता चला कि सिपाही तो टिन के प्याले में पानी पीते थे, इसलिए उनको बीमारी हो गई, लेकिन अधिकारी चांदी के बर्तन यूज़ करते थे। जी हाँ, ये चांदी के बर्तनों में वो पानी पीते थे और चांदी पानी को शुद्ध करती है। सोना और चांदी के बाद हम बात करेंगे और भी अन्य धातुओं की। देखिए, आप यहाँ ये लोहे की हथौड़ी जो बनाते हैं, ये देख रहे हैं आप, लोहे की, इसमें एक लकड़ी का वो लगाया जाता है, लोहे की हथौड़ी का काम करती है। और भी आप औजार देख रहे हैं। तो लोहा एक बहुत ही उपयोगी धातु है। सोने और चांदी के बाद लोहे के बिना मनुष्य, आप लोहे के औजार भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, लोहे के बिना मनुष्य का विकास संभव नहीं। कारखानों, उद्योग धंधों आदि में लोहा सबसे ज़्यादा उपयोगी है। लोहे के अन्य उपयोग हैं, देखिए आप स्क्रीन पर। लोहे के औजार आप देख ही रहे हैं, और लोहे के औजार के साथ साथ देखिए आप कुछ यातायात के साधन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप देखिए कुछ और औजार भी आपको लोहे के दिखाई दे रहे हैं। बिना औजारों के मशीनों का निर्माण संभव ही नहीं है। इस प्रकार लोहा हमारे विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और एक बात और बता दें बच्चों आपको कि लोहा हमारे शरीर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोहे का उपयोग हमारे शरीर में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन, जैसा कि आपको पिछली कक्षा में बताया जा चुका है कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन के वहन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार हमने देखा कि लोहा भी हमारे शरीर में और हमारे दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। संगीता जी, मैंने सुना है कि दिल्ली में जो बहुत बड़ी कुतुब मीनार है, जी हाँ, उसके पास में एक बहुत बड़ा लोहे का स्तंभ बना हुआ जी है। हाँ। और सुना है कि उस स्तंभ पर कभी भी जंग नहीं लगता। वैज्ञानिक उसमें लगातार खोज कर रहे हैं कि वो क्यों खराब नहीं होता है। इस बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ विनया जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। प्राचीन समय में ही हमारे भारत के लोगों को लोहे का बहुत अच्छा ज्ञान था और बहुत अच्छी किस्म का लोहा हमारे यहाँ बनता था, जिसका उदाहरण कुतुब मीनार के पास खड़ा स्तंभ है और उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। एक ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। और हमारे यहाँ की तलवारें और अस्त्र शस्त्र भी बहुत प्रसिद्ध थे, जो कि लोहे के बने होते थे। आइए अब लोहे के पश्चात हम एक और धातु, जो कि आप देख रहे हैं, देखिए ये पात्र आप देख रहे हैं, तांबे का पात्र है, जो कि हम पूजा घरों में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं, ये तार देख रहे हैं आप,
ये तार तांबे का तार है, और चूंकि तांबा भी, चांदी के बाद तांबा भी सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है। देखिए ये एक तार तांबे का दिखाई दे रहा है, और इससे ऊपर इसकी कोटिंग कर दी गई है रबर के, इसके प्लास्टिक के तार से, और यहाँ पर ये सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है। इसके अलावा तांबे के अन्य उपयोग, तांबे का उपयोग हम सिक्के बनाने में करते हैं। ये देखिए आप तांबे का उपयोग, स्क्रीन पर देखिए आप तांबा, ये एक तांबे का आपको सिक्का दिखाई दे रहा है, बहुत प्राचीन समय का सिक्का। एक और सिक्का ये भी आपको तांबे का दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, बहुत ही प्राचीन समय के सिक्के हैं। पहले तांबे के ही सिक्के बनाए जाते थे। अर्थात कि धातुओं के सिक्कों का प्रचलन जो है, मुझे लगता है बहुत पुराने समय से चला आ जी रहा हाँ है विनया ना? जी, बहुत प्राचीन समय से धातुओं के सिक्कों का चलन है। क्योंकि पहले जब धातुओं का, चांदी के भी सिक्के बनाए जाते थे पहले। आप देखिए ये चांदी का सिक्का भी है, ये आपको चांदी का सिक्का भी दिखाई दे रहा है। तो सिक्के शुरू से ही, धातुओं के, सोने के सिक्के भी बनाए जाते थे सबसे पहले, चांदी के और तांबे के सिक्के। लेकिन आजकल तो हम शुद्ध धातु के सिक्के नहीं बनाते हैं। आइए तांबे के पश्चात हम और आगे बढ़ें। हम बात करते हैं जस्ते की। आप ये देख रहे हैं एक औजार, और साथ में आप एक और भी औजार देखिए। ये लोहे की हथौड़ी है। लोहे पर चूंकि जंग लग सकता है, और ये आप एक औजार देख रहे हैं, एक और औजार, इस पर आपको कुछ पेंट किया हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आपको किसी दूसरी धातु की पॉलिश दिखाई दे रही है। यह धातु जस्ता है। जस्ते का सबसे ज़्यादा उपयोग लोहे को जंग लगाने से बचाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जस्ते के पश्चात हम बात करेंगे शीशे की। शीशा एक ऐसी धातु है जो प्राचीन काल में रोमवासी बहुत ज़्यादा जिसका इस्तेमाल करते थे, बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे शीशे का। और शीशे की मैं यहाँ आपको एक मुद्रा भी दिखाना चाहूँगी। आप देखिए शीशे की मुद्रा स्क्रीन पर। रोमवासी बर्तन के नल, बर्तन, नल के पाइप एवं सिक्के और बहुत सारे घरेलू सामान के चीज़ें शीशे की बनाया करते थे। जहाँ रोम वासियों की विकास में शीशे ने योगदान दिया, वहीं रोम वासियों के पतन का कारण भी शीशा बना। क्या आप जानते हैं शीशा एक जहरीला पदार्थ होता है। शीशे के यौगिक जहरीले होते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शीशे के पश्चात हम बात करते हैं एक वस्तु आपने देखी है, थर्मामीटर या तापमापी। देखिए ये आपको एक तापमापी या थर्मामीटर दिखाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं, जैसा आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि कोई ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? जी हाँ, पारा केवल ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये आप देख रहे हैं इसमें, ये देखिए ये नीचे इसके पारा है, और यहाँ पर एक पैमाना स्केल बना हुआ है जिससे हम ताप नाप सकते हैं। ये कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर है, कमरे के ताप के लिए है थर्मामीटर। हम बुखार आदि नापने के लिए भी डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर भी हमारा बुखार कैसे नापता है? चूँकि आप जानते हैं कि पारा एक ऐसी धातु है जो कि गर्मी से फैलती है और ठंड से सिकुड़ती है। ठंड से सिकुड़ने के कारण जब ताप कम होता है हमारे शरीर का तो उसका पैमाना वो नीचे चला जाता है, और जब बुखार तेज होता है तो वो गर्म होकर ऊपर, उसका पारा ऊपर हमें दिखाई देने लगता है, जिससे हम पता कर सकते हैं।
यानी कि संगीता जी आपने बताया कि पारा द्रव अवस्था में होने के कारण हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। जी हाँ। क्योंकि जो धातु द्रव अवस्था में हो और ऊष्मा की चालक भी हो, ऊष्मा पाकर वो फैल जाती है और साथ ही साथ हमें तापक्रम का ज्ञान भी कराती है। जी हाँ। बाकी धातुओं में ये गुण निश्चित ही नहीं होता बच्चों, क्योंकि बाकी धातुएं ठोस होती हैं और सामान्य ताप पर ऊष्मा पाकर फैलती भी हैं, पर पारे की तरह तेजी से नहीं फैल पाती हैं। जी हाँ। संगीता जी ने आपको अभी चांदी के, फिर उसके बाद आपको सोने के, लोहे के कई सारे उपयोग बताएं। अभी संगीता जी आपके लिए बहुत सारी और चीज़ें लाई हैं और आपको और भी बातें बताने जा रही हैं कि धातुएं हमारे लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी होती हैं। संगीता जी, मुझे लगता है कि जैसे सोना और चांदी जो इतनी उपयोगी हैं, निश्चित ही ये महंगी भी बहुत होती होंगी। जी हाँ, बहुत महंगी है और इसका दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग करना संभव नहीं है। आइए हम एक और धातु, जिसे उड़न धातु भी कहते हैं, उसकी बात करें। जी हाँ, हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली है, क्योंकि इसके जो विशिष्ट गुण हैं, एल्यूमिनियम पर जंग नहीं लगता, ये ज़्यादा किसी से बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती, इसलिए हम आइए स्क्रीन पर एल्यूमिनियम के कुछ उपयोग देखें। आइए स्क्रीन पर एल्यूमिनियम के उपयोग देखें हम। एल्यूमिनियम का उपयोग हम बर्तन बनाने में, औजार बनाने में और मशीनें बनाने में करते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम भी विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, इसलिए बिजली के तारों को बनाने के लिए भी हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। साथ ही आप ये देख रहे हैं, एक मेरे हाथ में है एल्यूमिनियम फॉइल या एल्यूमिनियम की पन्नी, आप ये देख रहे हैं। इसका उपयोग हम खाद्य पदार्थों की पैकिंग में करते हैं। खाद्य पदार्थों को पैक करने में हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। आप एल्यूमिनियम का तार भी देख रहे हैं, देखिए ये एल्यूमिनियम का तार है। इसका उपयोग हम बिजली के तार बनाने में करते हैं। बिजली के, चूँकि ये अच्छी सुचालक है, इसलिए इससे बिजली के तार भी बनाए जा सकते हैं। साथ ही एक कुछ औजार भी है, ये एल्यूमिनियम के आप औजार देख रहे हैं, यानी आप बहुत सारी चीज़ें एल्यूमिनियम की देख रहे हैं जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि एल्यूमिनियम को हम उड़न धातु कहते हैं। इसे उड़न धातु इसलिए कहते हैं कि इसका उपयोग सबसे ज़्यादा वायुयान बनाने में किया जाता है। वायुयान बनाने में इस धातु का बहुत अधिक उपयोग होने के कारण ही इसे उड़ने वाली धातु या उड़न धातु कहा जाता है। तो एल्यूमिनियम को उड़न धातु, कितने आश्चर्य की बात है ना बच्चों, कि एक धातु और उससे उड़ने वाली चीज़ों का उपयोग किया जाता है। यानी हम वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम का बहुत उपयोग करते हैं। आपको मालूम होगा कि एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है बच्चों कि जिसके ऊपर किसी तरह का जंग नहीं लगता, खराब नहीं होती है, केवल उसकी ऊपरी परत थोड़ी सी मलिन हो जाती है। जब हम उसको साफ़ करते हैं तो एल्यूमिनियम के बर्तन फिर से चमकने लगते हैं। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि एल्यूमिनियम बड़ी सस्ती धातु होती है और इसीलिए जो महंगी धातुओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो एल्यूमिनियम के ही बने हुए बर्तनों का उपयोग करते हैं। इस तरह एल्यूमिनियम का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ऐसी और भी कई धातुएं हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और अब उन सब धातुओं के बारे में भी संगीता जी हमसे आगे चर्चा करने जा रही हैं। जी हाँ, एल्यूमिनियम के बाद हम बात करते हैं टिन की। टिन सबसे ज़्यादा डिब्बे बनाने में उपयोग में आता है। टिन के चादरें भी बनाई जाती हैं। टिन के बाद मैग्नीशियम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु मैग्नीशियम। बच्चों, आपने दीपावली पर पटाखे तो ज़रूर चलाए होंगे, आपने बहुत सुंदर आतिशबाजी देखी है। मैग्नीशियम धातु में ये गुण होता है कि जब वो जलाया जाता है तो बहुत तेज चमक के साथ वो जलता है और बहुत सुंदर प्रकाश बिखेरता है। तो मैग्नीशियम का उपयोग हम आतिशबाजी बनाने में करते हैं। मैग्नीशियम को किसी और धातु के साथ मिलाकर उसके बहुत अच्छे उपकरण बनाए जाते हैं। वायुयान बनाने में भी काम आता है और साथ ही मैग्नीशियम के यौगिक औषधि में भी काम में लाए जाते हैं। आप कुछ मैग्नीशियम के उपयोग स्क्रीन पे भी दिखाएंगे जिससे बच्चे उसको नोट कर सकें या अपनी कॉपी में लिख सकें? जी हाँ, आइए देखिए मैग्नीशियम के कुछ उपयोग। आतिशबाजी के निर्माण में
मैग्नीशियम का उपयोग विमानों के पुर्जे, रॉकेट और अंतरिक्ष में, इसके अलावा मैग्नीशियम के यौगिक औषधि बनाने में काम में लाए जाते हैं। आपने देखा बच्चों, मैग्नीशियम धातु भी हमारे लिए कितनी उपयोगी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम की एक ऐसी औषधि है जो बाज़ार में बहुत बिकती है और कई लोग उसके बारे में जानते हैं। तो औषधि के रूप में, वायुयान बनाने में, आतिशबाजी में मैग्नीशियम का उपयोग बहुत किया जाता है। अब अगली धातु जो है जिसके बारे में संगीता जी बताने जा रही हैं, कौन सी धातु है संगीता जी? मैं अगली एक बहुत ही कीमती और उत्कृष्ट धातु की बात करने जा रही हूँ, जो है प्लेटिनम। बच्चों, मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही रोचक तथ्य बताना चाहूँगी प्लेटिनम के बारे में। स्पेन वासी सोने के बहुत लालची थे और उन्हें इतना ज़्यादा लालच था सोने का कि वो कहीं से भी सोना प्राप्त करने के फिराक में रहते थे। उन्हें जब पता चला कि अमेरिकी नदियों में या अमेरिका की नदियों में बहुत सा सोना है, तो उनकी सेना ने वहाँ डेरा डाल दिया और सोने के साथ जब रेत को उन्होंने छाना तो सोने के साथ साथ कुछ चांदी जैसे कण भी उन्हें दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने उसे घटिया धातु समझकर नदी में फेंक दिया और वो उसे प्लेटिनो कहते थे, क्योंकि उस नदी का नाम प्लेटिनो डेल पिंटो था। प्लेटिनो डेल पिंटो के पास जो धातु मिली जिसके अंदर प्लेटिनो, उसे उन्होंने घटिया चांदी कह के फेंक दिया। वही धातु आज प्लेटिनम है, जो कि सोने से कई गुना अधिक महंगी है और इतने विशिष्ट गुण हैं इसके कि न तो इस पर जंग लगता है, न ही ये किसी से क्रिया करती है। इसलिए इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा हम कीमती उपकरण बनाने में, जेवर बनाने में, रॉकेट, इंजन, वायुयान, मिसाइल्स आदि में करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर प्लेटिनम के उपयोग। जेवर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मिसाइल, जेट इंजन आदि बनाने में प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। एक धातु ऐसी है संगीता जी जिसको रणनीति धातु कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ये रणनीति धातु क्या है और इसको रणनीति धातु क्यों कहते हैं? ये कौन सी धातु है? क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया विनया जी। एक ऐसी धातु जिसे हम रणनीतिक धातु कहते हैं, उसका नाम है टाइटेनियम। टाइटेनियम एक बहुत ही अच्छी धातु है। इसमें विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे संक्षारण के प्रति प्रतिरोधकता। संक्षारण के प्रति प्रतिरोधकता का अर्थ है कि उस पर जल्दी जंग नहीं लगता, उसका गलनांक भी बहुत उच्च होता है और साथ ही ये बहुत दृढ़ धातु है, मजबूत धातु है। आइए स्क्रीन पर देखें उसके उपयोग, टाइटेनियम के उपयोग। इसका उपयोग हम अंतरिक्षयान, वायुयान के पुर्जे, इंजन बनाने में, सेना के लिए जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है उसे समुद्री उपकरण और समुद्री वस्तुएं बनाने में किया जाता है। टाइटेनियम का उपयोग, टाइटेनियम को इतनी सारी जगह जब हम काम में लाते हैं तो इसीलिए इसे हम रणनीतिक धातु कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रण यानी युद्ध से संबंधित सामग्री बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं विनया जी, इसलिए इसे हम रणनीतिक धातु कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जिन्हें रेडियोधर्मी धातुएं कहा जाता है? बिल्कुल। यूरेनियम एक ऐसी धातु है जिसे हम रेडियोधर्मी धातु कहते हैं और आजकल जैसा कि आप जानते हैं जिसके पास परमाणु शक्ति है या परमाणु ऊर्जा का असीम भंडार है, वही देश सबसे ज़्यादा विकसित माना जाता है। और यूरेनियम एक ऐसी ही धातु है। यूरेनियम का उपयोग आप देखिए स्क्रीन पर, नाभिकीय अस्त्रों में, नाभिकीय रिएक्टर्स में और विद्युत उत्पादन में यूरेनियम का हम उपयोग करते हैं। यानी कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस धातु का बड़ा महत्व है। कई देश नाभिकीय ऊर्जा इस धातु के द्वारा उत्पन्न करते हैं और आजकल तो ये होड़ सी लग गई है कि किस तरह नाभिकीय यंत्रों का उपयोग किया जा सके। अभी हमने देखा कि बहुत सारी धातुएं हमारे लिए उपयोगी हैं, पर कभी कभी कई धातुएं बड़ी नरम सी होती हैं या बड़ी मुलायम होने के कारण उनके उपयोग में बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो धातुओं को मिलाकर भी अलग अलग धातुएं बनाई जाती हैं और जब दो धातुएं आपस में मिलती हैं तो एक ऐसी धातु बन जाती है जिसका उपयोग और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं संगीता जी से आग्रह करूंगी कि वो हमें इस बारे में भी कुछ बताएं कि धातुओं को अगर मिलाकर कुछ बनाया जा सके तो उन धातुओं को क्या कहते हैं और उनके उपयोग क्या क्या होते हैं। जी हाँ विनया जी, मैं पहले उन धातुओं पर आने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ बच्चों को बताना चाहूँगी, जो कि अभी हमने टाइटेनियम की बात की थी। आप देखिए चित्र आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आप चित्र देख रहे हैं।
ये मिसाइल स्पेस शटल्स, थोड़ा सा चूँकि बच्चे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को देखना चाहते हैं, ये आप देखिए यहाँ स्पेस शटल पूरा दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने बहुत सी धातुओं की बात की थी, उसमें टाइटेनियम भी शामिल है और प्लेटिनम भी शामिल है और बहुत सी कीमती धातुएं जिनका कि हम उपयोग स्पेस या अंतरिक्ष यानों में करते हैं, वो आप देख रहे हैं। यहाँ बहुत सारे पुर्जों में ये कीमती धातुएं उपयोग में लाई जाती है। अब हम बात करते हैं एक धातु में अगर हम कोई और धातु मिला दें। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको सामग्री दिखा रही हूँ, पीतल दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये आप हाथी देख रहे हैं, बहुत चमक रहा है। ये कोई एक धातु से मिलकर नहीं बना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मिश्र धातु की। जब हम एक धातु में कोई अन्य धातु या अधातु मिला दें तो एक समांगी मिश्रण बनता है, जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। इसी मिश्र धातु से ये हाथी बनाया गया है। तो आइए हम देखते हैं मिश्र धातु, कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं और उनका क्या संगठन है और वो कहाँ कहाँ उपयोग में लाई जाती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मिश्र धातु। हम सबसे पहले पीतल की बात कर रहे हैं। पीतल का अभी आपने एक छोटा सा हाथी देखा। अब देखिए, ये भी पीतल का ही ये एक कप है, पीतल की ट्रॉफी। इस तरह हम देख रहे हैं कि मिश्र धातुओं के बहुत सारे उपयोग हैं। मिश्र धातुओं से बर्तन भी बनाए जाते हैं, मिश्र धातुओं से औजार भी बना सकते हैं। यहाँ हम पीतल के साथ साथ, पीतल में आपने देखा कि पीतल तांबा और जस्ता, इन दो चीज़ों से मिलकर बना है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं कि पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना है और इसका उपयोग हम बर्तन, मूर्तियाँ आदि बनाने में करते हैं। हम दूसरे मिश्र धातु पर आते हैं जो कि कांसा है। यदि हम तांबे में थोड़ा सा टिन मिला दें, तांबे और टिन को मिलाकर उसे गला दिया जाए तो जो धातु बनती है वो है कांसा। अब आप कांसा के कुछ वस्तुएं कांसे की देखेंगे। ये देखिए, ये एक कप है। इसी प्रकार एक और कांसे का ये आप देख रहे हैं। इस प्रकार बहुत सी सामग्री है जो हम दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। मिश्र धातु पर ही हम बात कर रहे हैं। हम और आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर की हम बात कर रहे हैं। जर्मन सिल्वर एक ऐसी धातु है जिसकी मूर्तियाँ, जहाज एवं तमगे बनाते हैं। मूर्तियाँ, जहाज और तमगे, देखिए आपको मैं मेडल दिखाना चाह रही हूँ जो कि जर्मन सिल्वर का बना है। ये देखिए, ये जर्मन सिल्वर से बना है ये मेडल। जर्मन सिल्वर के औजार और बर्तन तथा अन्य उपयोगी चीज़ें भी बनाई जाती है। जर्मन सिल्वर के बाद हम आते हैं कुछ लोहे की भी मिश्र धातुओं पर। स्टील, स्टेनलेस स्टील आदि की हम बात करें, आप स्क्रीन पर देखिए, वो तालिका आप चाहें तो बना सकते हैं। स्टेनलेस स्टील, और ये देखिए, ये एक स्टील की कटोरी आपको दिखाई दे रही है। ये स्टील की एक और वस्तु आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि स्टील हमें सबसे ज़्यादा बर्तन बनाने के लिए हम स्टील का एक ग्लास आप देख रहे हैं, स्टील का सबसे ज़्यादा उपयोग हम बर्तन बनाने में करते हैं। अभी आपको संगीता जी बता रही हैं कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। मिश्र धातुएं निश्चित ही, जैसा कि संगीता जी ने बताया, कि अलग अलग धातुओं का एक समांगी मिश्रण बनाया जाता है। यानी कि हम मिश्र धातुओं में चाहे जिस अनुपात में धातुओं को नहीं मिला सकते हैं, एक निश्चित अनुपात में अलग अलग धातुओं को जब मिलाया जाता है तो वो मिश्र धातुएं बन जाती हैं। मिश्र धातुओं की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि उनमें कई अलग गुणों का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आपने देखा, अभी उन्होंने बताया कि हम स्टील के बर्तनों का उपयोग करते हैं। बच्चों, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि स्टील के बर्तनों में जंग नहीं लगता है, कोई चीज़
चाहे वो खट्टी हो कैसी भी हो, रखने पर वो लंबे समय तक खराब नहीं हो सकती है। साथ ही साथ बहुत महंगे भी नहीं होते हैं, इसलिए लोग स्टील के बर्तनों का उपयोग करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि सोना एक बहुत ही नरम धातु है। जब शुद्ध सोने के जेवर बनाए जाते हैं तो बहुत जल्दी मुड़ने लगते हैं, इसीलिए सोने के साथ भी दूसरी धातु को मिलाकर कुछ मात्रा में उसे थोड़ा सा सुदृढ़ बनाया जाता है, जिसके कारण कि गहने बहुत अच्छी तरह से बनाए जा सकते हैं। अभी हमें इन धातुओं के बारे में और भी कुछ बताने जा रही हैं संगीता जी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जब हम एल्यूमिनियम की धातु में कोई और धातु में मिलाते हैं तो देखिए ड्यूरेलियम एक ऐसी धातु है जो कि वायुयान बनाने में काम आती है। इसमें एल्यूमिनियम के साथ हम थोड़ा सा तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज मिला देते हैं। इन सब के मिलाने से इसका बहुत अधिक उपयोग वायुयान और बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। इसके अलावा एक और धातु है टांका या सोल्डर मेटल। इस धातु में हम सीसा और टिन हम इसमें मिलाते हैं, जिससे ये हमारे लिए बहुत उपयोगी, जो दो धातुएं हैं, दो धातुओं को जोड़ने के लिए या टांका लगाने के लिए हम इस धातु का उपयोग करते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कुछ धातुओं के जो विशेष गुण हैं और उसमें अगर एक और धातु मिला दी जाए तो वो धातु बहुत ही अच्छी बन जाती है, उपयोगी बन जाती है। आपकी पुस्तक में जो मिश्र धातुएं दी है उसके अलावा थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगी कि कुछ और भी मिश्र धातुएं हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं और उनका उपयोग खास तौर पर आजकल और भी धातुएं जैसे प्लेटिनम और सिल्वर, इन दोनों को मिलाकर दांतों के खो भरने में काम आता है। प्लेटिनम की ही और मिश्र धातुएं अंतरिक्ष यानों, स्पेस में काम में आती है। बेरिलियम भी एक और ऐसी धातु है जिसे किसी और धातु के साथ जैसे प्लेटिनम और दूसरी धातुओं के साथ मिलाया जाए तो बहुत ही विशिष्ट गुण उसके बन जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिश्र धातुएं हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती हैं। संगीता जी आपको बता रही हैं कि धातुओं के क्या क्या इतने सारे गुण होते हैं और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें भी लाई हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धातुएं हमारे दैनिक जीवन में कितनी उपयोगी होती हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ प्रश्न पूछना हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास 2 फ़ोन नंबर हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए। 2468-020 और दूसरा नंबर है 24222092। इन दोनों नंबर पर आप हमसे अपनी कठिनाइयों को हल कर सकते हैं। अब हम संगीता जी से कहेंगे कि विगत 5 वर्षों में जो इस पर प्रश्न आए हैं धातुओं के उपयोग पर, कृपया उनके भी बारे में अगर छात्रों को कुछ बताया जाए तो उन्हें परीक्षा में प्रश्न हल करने में बहुत ही आसानी होगी। जी हाँ, आइए आप स्क्रीन पर देखिए कुछ 5 सालों में जो भी प्रश्न आए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, सबसे पहला तांबे की 3 पहला प्रश्न है मिश्र धातु किसे कहते हैं। तांबे की 3 मिश्र धातुओं के नाम, संगठन एवं उपयोग लिखिए। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न धातुओं के प्रमुख उपयोग लिखिए। तीसरा प्रश्न लोहे की 2 मिश्र धातुओं के नाम, संगठन एवं उपयोग लिखिए। चौथा प्रश्न है टाइटेनियम धातु को रणनीतिक धातु क्यों कहा जाता है। टाइटेनियम धातु को रणनीतिक धातु क्यों कहा जाता है। पांचवा प्रश्न शुद्ध धातुओं के 4 उपयोग लिखिए। छठा प्रश्न है किन्हीं 4 मिश्र धातु के नाम, अवयव एवं उनके उपयोग लिखिए। बच्चों, आपको जो ये प्रश्न अभी संगीता जी ने बताए हैं, इन प्रश्नों को अपने घर पर हल करने का प्रयत्न कीजिए। यदि आपको इसमें कोई भी कठिनाई महसूस होती है तो हमें अवगत करिए और हमारा पता है मध्य प्रदेश सेटकॉम केंद्र, RCVP नरोना, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकेडमी, 1100 क्वार्टर्स, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। तो बच्चों, आज हमने अभी जाना कि धातुओं के उपयोग क्या क्या होते हैं। संगीता जी ने आपको सोने के उपयोग, चांदी के उपयोग, टाइटेनियम जैसी रणनीतिक धातु के उपयोग, लोहे के उपयोग और मैग्नीशियम के उपयोग, सभी धातुओं के उपयोगों से अवगत कराया। साथ ही साथ संगीता जी ने यह भी बताया कि जब धातुएं आपस में मिलती हैं तो वो शुद्ध धातुओं से और अधिक उपयोगी हो जाती हैं, जिन्हें कि हम मिश्र धातुएं कहते हैं। ये मिश्र धातुएं समांगी होती हैं और एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर ही इनको बनाया जा सकता है। तो आज हमने इन
के बारे में बहुत अधिक चर्चा की है। आपको यदि कोई भी कठिनाई हो तो हमें इस बारे में आप प्रश्न करिए, हम आपके प्रश्न का जवाब तुरंत ही देंगे। संगीता जी। जी हाँ, जब तक प्रश्न कोई पूछते हैं मैं थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगी। मिश्र धातुएं चूँकि कठोरता बढ़ाने, वस्तुओं को रंग देने और ढलाई आदि के लिए उपयोगी होती है, तो आज हमने देखा कि सभी धातुओं के गुण हमने देखे, उनके उपयोग देखे और साथ ही मिश्र धातुओं के उपयोग देखे। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सभी धातुएं हमारे दैनिक जीवन में कितनी उपयोगी है और यदि उन्हें मिला लिया जाए तो वो और भी उपयोगी हो जाती है। अच्छा, तो दोस्तों आज हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।